हे गाइस, वेलकम टू रसायनम चैनल। आप सभी ने पूरे साल काफ़ी मेहनत करी होगी और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। इसी के लिए आज मैं एक छोटा सा लेक्चर आपके लेके आया हूँ जिसमें आप क्विकली पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉलम 1 कॉलम 2 दिए हुए हैं। कॉलम 1 में कुछ प्रोटीन्स के नाम हैं और कॉलम 2 में कुछ उनके फंक्शंस हैं या उनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं क्या क्या रिजल्ट इसमें आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कोलेजन की। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह वर्क करता है, ठीक है। जिसमें आप कह सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है जिसको बोल रहे हैं इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस, दैट मीन्स सेल्स और टिश्यूज के बीच में एक ग्राउंड सब्सटेंस, एक प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं या एक कह सकते हैं जो सब्सटेंस कह सकते हैं जिसके बीच में ये पाए जाते हैं। तो कोलेजन तो बेसिकली इससे मैच कर जाएगा इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस के साथ। दूसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो बेसिकली डाइजेशन में काम आता है प्रोटीन के। आपने इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा ट्रिप्सिन के बारे में। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो ट्रिप्सिन हार्मोन है, जो ट्रिप्सिन है ये एक एंजाइम है जो कि डाइजेशन के लिए काम आता है फॉर द प्रोटीन डाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन इज अ हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज के इंक्रीज लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमको इन्फेक्शियस डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं, दैट मीन्स दे हेल्प टू फाइट द इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ फाइट करने में हेल्प करते हैं। फिर बात करते हैं GLUT4 की, GLUT4, इसको GLUT4 भी कहते हैं। सेल्स में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए एक रिसेप्टर कह सकते हैं या ट्रांसपोर्टर कह सकते हैं जिसको GLUT4 कहा जाता है। GLUT4 बेसिकली किस लिए काम आता है? GLUT4 ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। GLU यहाँ से ग्लूकोज लिया गया है, T यहाँ से ट्रांसपोर्ट लिया गया है, दैट मीन्स ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं बायोमॉलिक्यूल में। ऐसे हम आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत इजी है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज। जो फंजाइज होते हैं उनमें जो सेल वॉल है वो बेसिकली किससे मिलके बना हुआ होता है? उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? 4 ऑप्शन देखते हैं, जैसे काइटिन, सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकेन, हेमीसेल्यूलोज। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली प्लांट किंगडम और जो बायोमॉलिक्यूल दोनों से लिंक्ड है, दोनों में ही आपको इसके टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब बेसिकली अगर हम देखते हैं इसमें जो पहला ऑप्शन है काइटिन, ये इसका मोस्ट सूटेबल ऑप्शन बनता है क्योंकि जो फंगस होते हैं उनका सेल वॉल मेनली काइटिन से ही बना हुआ होता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो बाकी ऑप्शंस क्या होंगे? देखो, अगर हम पेप्टिडोग्लाइकेन की बात करते हैं, जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये बैक्टीरियल सेल वॉल को बनाता है, तो सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पे गलत होगा। थर्ड देखते हैं सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज, ये दोनों ही प्लांट सेल के या फिर प्लांट सेल वॉल के कंपोजिशन बनाते हैं, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है काइटिन वही इसमें देखा जाता है, बाकी ऑप्शंस यहाँ से इनएप्रोप्रिएट बनते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। इट सेज क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म डिस्क्रीट एंड विजिबल क्रोमोसोम्स। जो क्रोमेटिन्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्रोमेटिन रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये क्रोमेटिन किस स्टेज में कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जो क्रोमेटिन है, बेसिकली क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन बेसिकली जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स आपस में जुड़ के एक क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, ठीक है। तो डीएनए की एक कंडेंस्ड फॉर्म क्रोमेटिन कहलाता है। जब सेल अपने डिवाइडिंग फेज में एंटर करता है या एम फेज में एंटर करता है, उस दौरान क्रोमेटिन में कंडेंसेशन होता है और वो क्रोमोसोम्स की तरह दिखने लगते हैं। अभी किस स्टेज में होता है ये हमको जानना है।
जनरली जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज के दौरान डीएनए प्रॉपरली क्रोमेटिन की फॉर्म में पाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन है अर्ली इन जीवन। अब जीवन फेज जो है, जीवन फेज बेसिकली कैसा फेज है, ये इंटरफेज का पार्ट है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग एस फेज, एस फेज भी इंटरफेस का पार्ट है, इसमें बेसिकली डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं ड्यूरिंग टेलोफेज। टेलोफेज में जस्ट उल्टा होता है, टेलोफेज में क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होके क्रोमेटिन बनाते हैं। फिर से सुनना, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होके क्रोमेटिन बनाते हैं। चौथा ऑप्शन देखिए ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज के टाइम पे ही जो क्रोमेटिन्स हैं उनका कंडेंसेशन होता है और वो एक क्लियर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, दैट इज ड्यूरिंग द प्रोफेज। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज्ड फॉर क्लियरिंग ऑयल्स स्पिल इज। एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताना है जो ऑयल स्पिल्स को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑयल स्पिल्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे, अगर एक वाटर सोर्स जैसे कि ओशियन, रिवर, कभी एक्सीडेंटली इसमें ऑयल गिर जाता है या ऑयल फैल जाता है, इसको ऑयल स्पिल कहते हैं। ऑयल स्पिल जनरली एक्सीडेंटल होते हैं और कभी कभी इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू भी ऑयल इन ओशियन, रिवर्स में जाके मिक्स हो जाता है। तो बेसिकली एक ऐसा बैक्टीरिया डेवलप किया गया था जो इस ऑयल स्पिल को डाइजेस्ट कर सके और इस ऑयल स्पिल से वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को बचा सके। तो चार ऑप्शंस में से देखेंगे, ई कोलाई, बैसिलस सबटिलिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस एंड स्यूडोमोनास प्यूटिडा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव बेस्ड मीन्स आपको इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन बस इतना याद रखिएगा कि जो स्यूडोमोनास प्यूटिडा है इसको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है और ये ऑयल स्पिल्स को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज स्यूडोमोनास प्यूटिडा। Let's see the next question. Which of the following enzyme will get inactivated in insertional inactivation? Insertional inactivation में इनमें से कौन सा एंजाइम इनएक्टिवेट होगा? Insertional inactivation क्या होता है देखेंगे, जैसे कि let's take an example. This is a vector, this is a vector and this is the cloning site for an enzyme EcoR1. Okay. EcoR1 is a restriction enzyme and it makes a cut at this site. अब अगर ये यहाँ पे कट करेगा तो बेसिकली जो ये पार्ट है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो और कई बार इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन देखा जाता है इन द केस ऑफ अ जीन कॉल्ड LAC-Z। LAC-Z के केस में देखा जाता है। ऐसा क्या होता है यहाँ पे, देखो होता ये है कि अगर ये वेक्टर है, इसके पास एक जीन प्रेजेंट है जिसका नाम है LAC-Z। LAC-Z एक सेलेक्टेबल मार्कर है, ये क्या है, एक सेलेक्टेबल मार्कर, और यहां पे क्लोनिंग साइट भी दी हुई है EcoR1 की। ठीक है, अगर EcoR1 यहां पे कट करता है तो इसके साथ साथ LAC-Z जीन भी यहां से रिमूव हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा कि जो LAC-Z जीन है, LAC-Z जीन, इसको आपने लैक ओपेरॉन में पढ़ा होगा। ये एक एंजाइम कोड करता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो अगर इस पार्ट को यहाँ से कट कर दिया जाए और एक फॉरेन डीएनए यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाए तो ये अपनी LAC-Z प्रॉपर्टी लूज़ कर देगा, और LAC-Z प्रॉपर्टी लूज़ हो गई तो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा। तो जो आप एंजाइम थर्ड देख रहे हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस जनरली तब किए जाते हैं जब एक फॉरेन डीएनए एक एलियन डीएनए को आप वेक्टर में जाके ऐड करते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 0.7. व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप? अ कंप्लीट क्वेश्चन फॉर हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। बहुत इजी क्वेश्चन है और एक स्कोरिंग क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ के मत आइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं ऐसे।
कह रहे हैं कि देखो एक हार्डी-वीनबर इक्वेशन में याद रखना जो मीटिंग होती है वो रैंडम होती है, रैंडम मीटिंग बोली गई है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट एलील, जैसे कि डोमिनेंट एलील को मैं लिख लेता हूँ, मान लो जो डोमिनेंट एलील है वो कैपिटल ए है, इसकी फ्रीक्वेंसी है p और इसकी वैल्यू आपको दी है 0.7। ठीक है, आप इक्वेशन जानते हैं कि p प्लस क्यू क्या होता है, p प्लस क्यू इट इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको जानने से पहले एक बार आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में समझिए इसको। फ्रीक्वेंसीज क्या है यहाँ, फ्रीक्वेंसीज किसके लिए कह रहे हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। किसी भी जीन के दो एलील्स हैं, किसी भी जीन के दो एलील्स हैं, एक डोमिनेंट है कैपिटल ए, एक रिसेसिव है स्मॉल ए। ठीक है, मान लो डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी p है, रिसेसिव की q है, तो हार्डी-वीनबर्ग कहता है कि p प्लस क्यू हमेशा 1 के बराबर होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखिए p की वैल्यू आपको दे रखी है पहले से 0.7 दी है, q आपको नहीं पता है, आप लेकिन निकाल सकते हैं q इक्वल्स टू 1 माइनस 0.7 एंड q विल बी इक्वल्स टू 0.3। फिर बोल रहे हैं व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप। मतलब देखिए जो रिसेसिव फिनोटाइप है वो कैसा होता होगा, स्मॉल a, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी q इंटू क्यू, दैट विल बी क्यू स्क्वायर, है ना। तो अगर आप 0.3 का स्क्वायर करेंगे, 0.3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 0.09। तो ऑप्शन सेकंड देखिए 0.09 इस रिसेसिव फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर टू एज, दैट मीन्स लैक ओपेरॉन में जो रिप्रेसर बनता है उसका रेगुलेशन क्या कहलाता है, पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन, बोथ 1 and 2 और नन ऑफ द अबव। अब इसमें रेगुलेशन की बात की जा रही है। रिप्रेसर क्या होता है, देखो रिप्रेसर आप जानेंगे कि एक रेगुलेटरी जीन होता है आई। रेगुलेटरी जीन आई एक प्रोटीन बनाता है, इस प्रोटीन को कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन बनता है ये प्रोटीन सीधा जाके बाइंड करता है ऑपरेटर पे और ये लैक ओपेरॉन को ऑफ कर देता है, ये लैक ओपेरॉन को ऑफ कर देता है। तो आप कह सकते हैं कि रिप्रेसर के प्रेजेंस में लैक ओपेरॉन ऑफ हो जाता है या फिर इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे रेगुलेशन को हम कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर सिस्टम में रिप्रेसर प्रेजेंट है तो लैक ओपेरॉन ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे रेगुलेशन को आप बोलेंगे नेगेटिव रेगुलेशन। यूजुअली लैक ओपेरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन भी दिखाता है, और पॉजिटिव रेगुलेशन लैक ओपेरॉन में ग्लूकोज के प्रेजेंस में दिखा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है अगर, तो उस केस में आप देखते हैं वहाँ पे कि आप कहेंगे कि वहाँ पे एक पॉजिटिव रेगुलेशन देखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। See the next question. The oxygen evolved during the photosynthesis comes from the water. Which of the following elements is involved? सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है वो वाटर के स्प्लिटिंग से होती है। ठीक है, कि जब वाटर स्प्लिट होता है तो उसमें से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। अब इसको स्प्लिट करने में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है उस रिएक्शन को कहा जाता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस कहते हैं उसको। और फोटोलाइसिस जनरली 2 एलिमेंट्स की प्रेजेंस में होता है, एक तो होता है मैंगनीज और दूसरा होता है क्लोरीन। तो आप ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल का पार्ट होता है तो ये तो इन्वॉल्व नहीं होगा। सेकंड देखिए मैंगनीज एंड क्लोरीन, ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर बन जाता है। बाकी जो पोटेशियम है, पोटेशियम ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में काम आता है और मॉलिबेडनम भी प्लांट के स्ट्रक्चरल फंक्शंस में काम आता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे देखेंगे मैंगनीज एंड क्लोरीन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। याद रखिएगा जो फोटोलाइसिस है ना, फोटोलाइसिस में क्या है, लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है और 2 एलिमेंट्स यहाँ पे बहुत जरूरी होते हैं, मैंगनीज और क्लोरीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। इन C4 प्लांट्स द मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर्स इन।
मैलिक एसिड का फॉर्मेशन CO2 फिक्सेशन के दौरान देखा जाता है। दैट मीन्स जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो एक 4 कार्बन का प्रोडक्ट होता है जिसको यूजुअली मैलिक एसिड कहते हैं। अब ये बेसिकली बनता किस में है, इसके लिए आपको क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में बताना चाहिए। क्रेन्स एनाटॉमी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, फर्स्ट होते हैं मेसोफिल सेल्स, दूसरे होते हैं बंडल शीथ सेल्स। तो ऑप्शन सेकंड थर्ड में से एक होना चाहिए। सबसे पहले याद रखना कि जो यहाँ पे मैलिक एसिड बनता है वो इसके मेसोफिल सेल्स में बनता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ सेल में। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज मेसोफिल सेल्स। इसको बंडल शीथ मत करिएगा, बंडल शीथ में तो इसका ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन बनते तो ये मेसोफिल सेल्स के अंदर ही हैं, और बंडल शीथ में इसका यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी वही C3 साइकिल के लिए यूज की जाएगी फॉर द CO2 फिक्सेशन। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। मैं आपको ऐसे ही और भी अच्छे लेक्चर्स दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।